हेलो एवरीवन। बायोलॉजी की दुनिया में नए एडवेंचर की सीरीज के साथ नई क्लास में वेलकम। मुझे यकीन है कि आप सब नई चीज़ें सीखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, जैसे मैं आपको सिखाने के लिए एक्साइटेड हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले हम थोड़ा वक्त निकाल कर नेचर की खूबसूरती को अप्रिशिएट करते हैं, जिसने हमें घेरा हुआ है अपने हरे भरे बागात, साफ पानी की बहती हुई नदियों, बड़े बड़े पहाड़ और इस बड़े खूबसूरत आसमान से। न सिर्फ ये, इसमें डाइवर्स लिविंग क्रिएचर्स भी आबाद होते हैं, जैसे बटरफ्लाइज, क्यूट लविंग डॉग्स, वाइब्रेंट फ्लावर्स और लंबे दरख्त। वाह! नेचर अपने तमाम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हमें हमेशा हैरान कर देती है, और यही बात हमें मोटिवेट करती है उनका ख्याल रखने, मोहब्बत करने और उनके बारे में मज़ीद जानने के लिए। तो हम अपने आसपास मौजूद हैरतअंगेज़ दुनिया की स्टडी कैसे कर सकते हैं? नेचर को समझने का एक सबसे अहम तरीका साइंस के ज़रिए है। मगर साइंस बहुत बड़ी फील्ड है, कई ब्रांचेस के साथ, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एटसेट्रा। हर ब्रांच एक ख़ास किस्म की स्टडी के लिए होती है। अब अगर आप नेचर की लिविंग एस्पेक्ट्स को समझना चाहते हैं, तो बायोलॉजी इसके लिए परफेक्ट ब्रांच है। आपके ख्याल में बायोलॉजी का क्या मतलब है? अगर हम सिंपली लफ्ज़ को दो हिस्सों में तोड़ दें, बायो यानी लाइफ और लॉजी यानी स्टडी, तो बायोलॉजी का लिटरल मतलब है द स्टडी ऑफ लाइफ। लेकिन लाइफ खुद ही बहुत बड़ा और मुश्किल सब्जेक्ट है। आप इन सवालात के जवाब कैसे देंगे? जैसे कि लाइफ का मतलब क्या है? लाइफ क्यों होनी चाहिए? और इसका मकसद क्या होता है? ये सवालात अटेम्प्ट करना काफ़ी मुश्किल हैं, और ये अपने इर्द गिर्द परसेप्शंस का ऐसा पेंडोरा खोलते हैं जो बायोलॉजी के स्कोप से बाहर है। तो क्यों ना हम इसकी फिक्र फिलोसोफर्स और थियोलॉजियंस को करने दें। तो बायोलॉजी ख़ास तौर पर क्या करती है? क्या जानते हैं? इसका ताल्लुक लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नेचर के लिविंग एस्पेक्ट से है। इससे बढ़कर इसमें नेचर के नॉन लिविंग एस्पेक्ट्स की स्टडी भी शामिल है, देखने के लिए कि ये किस तरह पॉसिबली लिविंग थिंग्स पर इफेक्ट करती हैं। तो मुझे बताइए, अगर बायोलॉजी लाइफ की स्टडी है, फिर इसे स्टडी करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? जी हाँ, ये गेस करना बहुत आसान है। सही कहा ना? वो बायोलॉजिस्ट होते हैं, और उनका अहम काम लिविंग थिंग्स के नेचुरल वर्ल्ड को समझना होता है, और फिर वो हम जैसे लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। इन शॉर्ट, वो मेनली उन मैटर से निपटते हैं कि साइंटिफिक लेवल पर लाइफ कैसे काम करती है। तो बायोलॉजिस्ट लाइफ को कैसे क्लासिफाई करेंगे? फॉर स्टार्टर्स, बायोलॉजिस्ट के लिए लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स का वो सेट है जो अलग करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स से, यानी कि डेड ऑर्गेनिजम्स भी। जानना चाहते हैं कि वो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? बायोलॉजिस्ट के मुताबिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स मुश्तमिल होते हैं कहीं पर भी एक सेल से लेकर करोड़ों से भी ज़्यादा पर, जो इन्हें इंतहाई ऑर्गेनाइज्ड और कॉम्प्लेक्स एंटिटीज बनाता है। इनके अपने जेनेटिक कोड होते हैं जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की वजाहत करते हैं। ये कई केमिकल रिएक्शंस को अंजाम देने और कंट्रोल करने के लिए एनर्जी हासिल और इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने माहौल में हर किस्म की तब्दीलियों के बावजूद ये कांस्टेंट अंदरूनी माहौल बरकरार रखते हैं। और आखिर में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मुस्तकिल तौर पर सिर्फ साइज में ही नहीं बढ़ते, बल्कि अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स भी प्रोड्यूस करते हैं। अब ये तो वाकई ज़बरदस्त है। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हों, तो उसे लिविंग थिंग डिक्लेयर किया जाता है, और बिल आखिर ये बायोलॉजिकल स्टडीज के लिए ऑब्जेक्ट बन जाता है। सिंपल। तो क्यों ना आप अपने आसपास से कुछ ऑब्जेक्ट्स लें, लिविंग
اور نان لیونگ دونوں، اور دیکھیں کہ کتنے لیونگ تھنگس اس کرائٹیرین پر فٹ ہوں گے جو ہم نے ابھی ڈسکس کیے ہیں۔ مجھے یقین ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آنے لگے گا اور آپ کو لیونگ سے نان لیونگ تھنگس میں فرق کرنے میں مدد کرے گا۔